एक गजल है और उसमें ये कहते हैं कि जब मैं उसके गांव से बाहर निकला, हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका। मुझको याद कर कर उस घर में आग लगी, ऊपर से बादल का टुकड़ा गुजरा। शाम हुई और सूरज ने एक हिचकी ली, बस फिर क्या था, कोसों तक सन्नाटा पसरा। मैंने अपने सारे आंसू बहा दिए, बच्चे ने तो एक ही पैसा मांगा। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसी की मां ने कितना जेवर बेचा। संघर्ष की कहानी हर एक उस बच्चे की है जो गांव छोड़कर के एक उम्मीद के साथ शहरों की तरफ आया। नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं आज की खास पेशकश, जिसमें हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो हंटर मीडिया के हेड हैं। हंटर मीडिया के माध्यम से दुबई और मुंबई, इसके अलावा लखनऊ में भी उनका कारोबार फैला हुआ है। साथ ही साथ वो जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसके मिडिल ईस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, ऐसे प्रमोद गुप्ता जी, उनका स्वागत। ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है प्रमोद भाई। थैंक यू अवनीश भाई। प्रमोद भाई, ये यात्रा जब शुरू होती है मिठौरा टू दुबई जी, तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, जो कि मेरी आपकी पहले भी पहचान है, पुरानी पहचान है। इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? अगर 2-4-6 लाइनों में हम उसको समेटें तो क्या हो? एक्चुअली रहने वाला तो मैं महाराजगंज ज़िले का हूँ, जहाँ एक छोटा सा गांव है, अब थोड़ा थोड़ा कस्बा लगने लगा है, मिठौरा बाज़ार। मिठौरा बाज़ार में हमारा जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ और किसान परिवार कह सकते हैं। लेकिन ये था कि बचपन से ही मैंने अपने पिताजी के अंदर, अपनी माताजी के अंदर वो जज्बा देखा कि उनकी प्रेरणा ये मिलती रही कि कुछ अच्छा करो, बड़ा करो और कभी गलत चीज़ों में ना पड़ना। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा मेरे काम आई। लेकिन गांव का जो है जीवन इतना आसान नहीं था मेरे लिए, बड़ा कठिनाइयों से फिर मैं आगे निकला। और जैसा कि आप दिल्ली और दुबई तो बाद में आता है, पहले हम मिठौरा की बात कर लें अपने, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, कि छोटी सी गांव और वहाँ पे सिब्बन लाल सक्सेना जी जो है वहाँ पे बड़ा आइडियल थे उन युवाओं के लिए जो युवा संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और जब भी देश में आंदोलन की हुंकार अगर दिल्ली से भरी जाती हो अंग्रेजों के खिलाफ, तो सिब्बन लाल सक्सेना जो है हमारे पूर्वांचल की कमान संभालते थे। और इत्तेफाक से उनके परिवार का मैं मेंबर जैसा था, क्योंकि मेरे पिताजी से बहुत नज़दीकी संपर्क था उनका। हर दूसरे तीसरे दिन उनको अपने घर पे देखता था। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे जीवन में एक प्रेरणा थे कि एक इंसान जो लाखों करोड़ों रुपए कमा करके बहुत कुछ कर सकता था अपने जीवन में, लेकिन हर चीज़ निछावर करके सिर्फ देश और समाज के लिए वो लड़े। सिब्बन लाल सक्सेना की बात कर रहे हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की या उनके त्याग बलिदान की, पर जब आप ने पढ़ाई अपनी पूरी की या पढ़ाई शुरू की, उसके बाद जब आप कॉलेज में आए होंगे तो कॉलेज की राजनीति में भी दिलचस्पी थी आपकी? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, छोटी सी घटना है इसमें, क्योंकि हम देखा करते थे तमाम जो नेतृत्व दे रहे हैं लोग देश को। हमारे माननीय कलराज मिश्रा जी प्रचार प्रसार के लिए जब आते थे उस टाइम वो भी हमारे घर रुकते थे। तो बचपन से एक नेतृत्व करने वालों लोगों के बीच में मैं जरूर रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब मैं हाई स्कूल और इंटर जब करने लगा तो 9 किलोमीटर दूर उस टाइम जो है स्कूल हुआ करता था, बाली इंटर कॉलेज निचलौल में। और हमारे पिताजी ने एक ऊंची साइकिल दे रखी थी, लेकिन साइकिल से जाना आना मेरे लिए बड़ा कठिन लगता था। तो मैंने वहां से सोचा कि क्यों ना बाली इंटर कॉलेज से ही राजनीति शुरू की जाए, जबकि इंटर कॉलेज में राजनीति की कोई परंपरा नहीं रही है, छात्र राजनीति की। तो मुझे जैसे ही मैंने छात्र राजनीति की बिगुल बजाई फीस वृद्धि के खिलाफ, वैसे ही तुरंत प्रिंसिपल ने नाम काट दिया और मुझे जो है स्कूल से बाहर कर दिया। कुछ देर तक थाने में भी बैठाए रखा गया, डराया गया। और वहां से मेरे 10वीं में ही थाने में बिठा लिया, 12वीं क्लास में, और बाली इंटर कॉलेज में बैठा लिया गया थाने में। और ताकि लेकिन तमाम छात्रों के आक्रोश ने मुझे जेल से, थाने से भी बाहर निकाल दिया। और कहीं न कहीं वो बीज मेरे अंदर पड़ी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं साइकिल नहीं चलाना चाहता था, सिर्फ ये चाहता था कि अगर छात्र नेता बन गया तो जो टैक्सी वाले हैं हमसे फीस नहीं लेंगे। तो ये इस तरह से 12वीं तमन्ना ये थी कि फीस नहीं लेंगे, वो जो किराया न लगे, तो इसलिए जो है हम उस टाइम नेता बनना चाहते थे। फिर मैं डिग्री कॉलेज में जैसे गया, फिर वही समस्या। अब महाराजगंज हमारे गांव से 14 किलोमीटर दूर था, वही ऊंची 24 इंच की साइकिल, वो मेरे बस की बात नहीं थी। पढ़ना भी जरूरी था क्योंकि घर में डांट पड़ती
पड़ती थी। फिर मैंने वहाँ भी छात्र राजनीति की बिगुल बजाया, सिर्फ इसलिए कि टैक्सी वाले मेरे से और बस वाले किराया भाड़ा न लें, क्योंकि उस टाइम छात्र नेताओं का रुतबा ऐसा होता था कि उनको जो है भाड़ा नहीं देना पड़ता था। चुनाव नहीं लड़े आप? तो मैं चुनाव लड़ा और इत्तेफाक से मैं जानता नहीं था कि मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूं। जब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया और तैयारियां, तमाम संसाधन दोस्तों की वजह से मिले, अचानक मालूम पड़ा कि जिनके खिलाफ लड़ रहा हूं वो उस समय के एक माफिया टाइप के व्यक्ति थे और उनका बड़ा एक दहशत था। तो वो आए और हमको समझाए। उनका नाम था राम नरेश मिश्रा, और उन्होंने जो है समझाने बुझाने की बजाय हमको डांटना फटकारना चालू कर दिया, तो धमकाया। और गांव में भी मेरे पिताजी को भी थोड़ा सा महसूस हुआ कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पिताजी ने कहा कि लड़ना चुनाव, पीछे मत हटना। और यकीन मानिए कि शाम को हम पोस्टर लगाते थे, सवेरे पोस्टर फाड़ दिए जाते थे। और मैं चुनाव लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उस समय मैं एक अच्छा वक्ता माना जाता था। और बीएड की जितनी महिलाएं छात्राएं थीं, उन्होंने कहा कि हम लोग हर बार चुनाव में रहते नहीं हैं, लेकिन इस बार हम चुनाव में रहेंगे और आपको जिता के हटेंगे। और यकीन मानिए अवनीश भाई कि चुनाव तो मैं रिजल्ट आ गया, लेकिन कोई उस टाइम का अध्यापक, महाराजगंज के लोग सुन रहे होंगे इस इंटरव्यू को, उनको याद होगा, हमारे तमाम छात्र साथियों को, कि कोई भी टीचर तैयार नहीं था अनाउंसमेंट करने के लिए कि प्रमोद गुप्ता छात्र संघ का चुनाव जीत चुके हैं। और बिना चुनाव जीत गए थे आप? जीत गए, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि सबको दहशत थी कि जान का उन सभी के लिए खतरा था। और मैं जो है पुलिस के घेरे में, हमारा जुलूस नहीं निकाला गया, किसी तरह का हम प्रदर्शन नहीं कर पाए, और मुझे पुलिस सुरक्षा में गांव भेजा गया और मैं घर पे रहा। उसके बावजूद मेरे ऊपर हमले कई बार हुए, लेकिन यह है कि किस्मत अच्छी थी, मैं बचता रहा। लेकिन दहशत देखिए उस टाइम हमारे उस व्यक्ति, अब तो हमारी मित्रता है राम नरेश भाई से, अच्छी मित्रता हो चुकी है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं चाहूंगा पर्चा, जो शपथ पत्र ग्रहण होता है वो नहीं होगा। और सबका, सारे पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ और प्रमोद गुप्ता का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, जब तक कि उस व्यक्ति ने चाहा नहीं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले रहा था, न टीचर न प्रधानाध्यापक, कोई भी नहीं। फिर हम मिले उनको, हमने कहा भाई अब तो जो होना था हो गया, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं कोई वैसा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं आपके साथ दुश्मनी करूं, आगे लड़ूं लड़ाऊं, अब क्या करना है बताओ। तब उनको जो है समझ आया कि चलिए गुप्ता जी, अब आप जो है कल जो है शपथ ग्रहण करेंगे। और शपथ ग्रहण करके मैंने वहाँ सबसे पहले सिब्बल लाल, क्योंकि मैंने कहा था चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर अगर मैं सिब्बल लाल सक्सेना जी की मूर्ति नहीं लगा पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 27-28 दिन हो चुका था और अब लग रहा था कि मैं इस्तीफा तो दे ही दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल के रूम में जो सिब्बल लाल सक्सेना जी की मूर्ति रखी थी थोड़ी विवादित थी। कुछ लोगों को लगता था उनका चेहरा सही है, कुछ लोगों को तो लगता था नहीं है। लेकिन उसमें उस टाइम के बहुत बहादुर प्रबंधक, हम कह सकते हैं, बलराम भट्ट जी का सहयोग मिला। और हमारे एक और छात्र नेता थे जो उस टाइम पदाधिकारी थे, नरेंद्र खरवार। नरेंद्र खरवार ने अपनी पीठ पे रात को 2 बजे सिब्बल लाल सक्सेना की मूर्ति ला दी, दरवाजा तोड़ करके प्रधानाध्यापक का। और मेरा जो वादा था उस वादा को इन लोगों ने पूरा कराया और सुबह 8 बजे हमारे माननीय प्रबंधक जी जो है बलराम भट्ट जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सिब्बल लाल सक्सेना की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। और इस तरह से इस्तीफा देते देते मैं बचा। अच्छा, पर ये तो बताइए, किराए वाली बचत हो पाई कि नहीं? हाँ, जैसे ही मैं छात्र संघ चुनाव जीता, मैं और मेरे तमाम मित्रों का किराया भी बचने लगा, कुर्ते पजामे के पैसे भी आने लगे। तमाम व्यापारी जो उत्पीड़ित थे उस समय, हमारे जो चुनाव लड़ रहे थे राम नरेश भाई, उन लोगों से, उन लोगों, सारे व्यापारी भी हमारे साथ खड़े हो गए और तमाम हमें एक्सपोजर मिला। लेकिन जानते हैं क्या हुआ अवनीश भाई, वहाँ से क्या होता था कि जब भी कोई बड़ा नेता आता था कांग्रेस का या किसी चीज़ का, तो छात्र संघ के लोग जब उनको काला झंडा दिखाते थे या कुछ भी करते थे तो पुलिस हमें भी उठा ले जाती थी, अगर हम नहीं भी हैं तब भी। तो ये हमारे लिए एक दिक्कत थी। उस समय के सीईओ थे खड़ग बहादुर सिंह। खड़ग बहादुर सिंह जी ने कहा कि प्रमोद, तुम बड़े प्रतिभावान आदमी लगते हो, तुम यहाँ मुकदमे चक्कर में पड़ जाओगे, दूसरे छात्र नेताओं की तरह उलझ जाओगे, वादा करो कि तुम महाराजगंज डिग्री कॉलेज छोड़ के गोरखपुर यूनिवर्सिटी या दिल्ली चले जाओगे, उस कंडीशन में तुम्हारे ऊपर 1-2 जो मुकदमे हैं भी हटा दूंगा और जो लिखे जा रहे हैं वो भी मैं रोक दूंगा। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत बेटे की तरह उन्होंने समझाया बुझाया।
और मेरे चुनाव में उन्होंने आउट ऑफ वे हट के मदद भी किया, पुलिस सुरक्षा लगाई थी, अपने खुद के बेटे को उस टाइम जो है खड़ा किया था, खुद भी ध्यान रखते थे कि मेरी जान को खतरा न हो। अब मुझे लोगों ने समझाया कि पैसे की कमी की वजह से तुम्हारे जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत रुकावट आएगी और प्रतिभा खाली नहीं होता है, पैसा भी होना चाहिए। तो ये सच्चाई को स्वीकार करके हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में आए और फाइनल ईयर में एडमिशन होने के बाद जब वहाँ से फिर हम दिल्ली के लिए निकले कि अब हम देखें दुनिया क्या है। और दिल्ली में जब हम निकले तो यकीन मानिए कि हमारे पास एक बड़ी दुश्वार स्थिति, जिसको कहते हैं असमंजस की स्थिति थी कि हम तो गोरखपुर भी ठीक से नहीं देखे थे और लखनऊ तो जानते भी नहीं थे कैसा है, और सीधे जो है तैयारी की एक ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली जाएंगे और कुछ 1,000-2,500 रुपए जेब में रहे होंगे। और दिल्ली जब आ गया ट्रेन तो पंजाब तक जानी थी, तो मैं दिल्ली उतरा ही नहीं। मैंने कहा दिल्ली नहीं उतरूंगा, क्योंकि दिल्ली बड़ी जगह, डर लगने लगा दिल्ली का माहौल, दिल्ली की चीज़ें देख के। और मैं पानीपत में उतर गया। पानीपत में हमारे क्लोज रिलेटिव रहते हैं, उनके घर जाके रहा और उनको अपनी समस्या बताई कि अब मुझे दिल्ली में कुछ करना है, आगे पढ़ाई भी करनी है और आगे मुझे कुछ बनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रहो आराम से। फिर लाल किले में खादी ग्रामोद्योग की एग्जीबिशन लगनी थी और उन्होंने कहा कि प्रमोद, ये मौका अच्छा है कि खादी ग्रामोद्योग के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो, थोड़ा कुछ काम करो वहाँ, और वहाँ से दिल्ली में एक्सप्लोर करने का तुम्हें 1 महीने का मौका मिल जाएगा, बिना वहीं रह सकते हो खादी ग्रामोद्योग में, लाल किले का जो वो प्रदर्शनी लगता है। तो खैर एनीवे, हम जो है हिम्मते मर्द मददे खुदा, आप समझ ही रहे हैं। और जब भी मैं थकता था तो एक शेर मुझे याद आती थी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न उसे अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये चीज़ जो है हमेशा मैं याद रखता था। और वनीश भाई, मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में जो है दिन भर मैं एक्सप्लोर करता था, किसको मिलूं, किसको क्या करूं। उस टाइम राजीव गोस्वामी, जो आरक्षण विरोधी आंदोलन में एक चर्चित नेता बन चुके थे। मैं राजीव की बात पे आ रहा हूँ। मुझे ध्यान है कि आपका राजीव गोस्वामी से बहुत करीबी रिश्ता था जी। जब वहाँ ठिकाना आपका नहीं था दिल्ली में और लाल किले में वो एग्जीबिशन में आप अपना जुगाड़ कर रहे थे कि कुछ काम धंधा बन जाए, कुछ कम से कम खर्चा चल। घर से तो मुझे नहीं लगता कोई मांगता होगा पैसे आपसे। फिर अब आप मुझे बताइए कि जो एक किरदार आपके जीवन में आता है जिसके बारे में कहते हैं राजीव गोस्वामी, पूरा देश जानता है राजीव गोस्वामी को, जो आरक्षण विरोधी एक अभियान चला था और उसके वो अगुआ थे, छात्र नेता भी थे गोस्वामी जी, और सब जानते हैं कि उन्होंने आत्मदाह किया था। हालांकि उसमें वो बचे, लेकिन आगे बुरी तरीके से वो झुलस गए थे। अंत में उनकी दुखद मौत हुई, बहुत कम उम्र में। जी। राजीव गोस्वामी का प्रमोद गुप्ता के जीवन में क्या रोल है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये सवाल फिर गोरखपुर से ही जोड़ देता है हमें। आरक्षण विरोधी आंदोलन जब गोरखपुर में स्टार्ट हुआ तो उसको नेतृत्व देने का काम कर रहे थे दिनेश चंद्र त्रिपाठी, जो छात्र संघ के पहली बार में चुनाव जीतने वाले यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के युवा नेता थे और बड़ी उनकी क्रेज थी उस टाइम। तो दिनेश चंद्र त्रिपाठी से मैं भी प्रभावित हुआ और उनके साथ जो है आरक्षण विरोधी आंदोलन में सामने आया। लेकिन वहाँ भी जो है इस चक्कर में हमें कैंट थाने में बंद रखा गया और बताया गया कि अगर आगे से फिर दिखोगे तो हम तुम्हें जेल कर देंगे। तो चूंकि दिल्ली जाने की तैयारी थी तो मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो मैं जो है फिर वहाँ पे ठंडा पड़ा। लेकिन राजीव गोस्वामी से मैं संपर्क में आ चुका था, क्योंकि जैसे ही पता चला राजीव गोस्वामी को कि गोरखपुर में कुछ छात्र नेता पकड़ लिए गए हैं कैंट थाने में, तो राजीव गोस्वामी ने बयान जारी किया कि भर्त्सना की प्रशासन की, और वो हम लोगों को यथासंभव मदद देने की बात करने लगी। डायरेक्ट नंबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेरा हुआ। जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली जाने के बाद मुझे कहीं न कहीं उनकी थी एक उम्मीद कि मैं उनसे मिलूंगा, उनको देखूंगा। और उन्होंने जो है जब मुझे मिले तो बड़ा मैं प्रभावित भी हुआ कि एक आदमी पूरी तरह से 70% जल चुका हो, राजीव गांधी ने जिसको अमेरिका में भेज करके किसी तरह जान बचाई हो, पूरा देश आरक्षण विरोधी आंदोलन में दहक रहा था। कई 20-25 नौजवान उस टाइम आत्महत्या कर चुके थे और कहीं न कहीं प्रमोद गुप्ता के सामने वो व्यक्ति खड़ा था कि जो इस आंदोलन को संभाल रहा था। तो राजीव गोस्वामी ने कहा कि प्रमोद चिंता मत करना,
अगर तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनता है तब भी मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए है, और हमारे घर आ जाना, हमारी मम्मी तुम्हें खाना बना के खिलाएंगी, लेकिन रहना हमारे घर, जो गोविंदपुरी में 5 नंबर गली में उनका घर था। और बोले नहीं तो मैं कोशिश करके अपने छात्रावास में रखवा दूंगा यूनिवर्सिटी में। कुछ दिन मैं वहाँ से निकला जब लाल किले से, तो छात्रावास में रहा, बाद में उन्होंने अपने घर ही बुला लिया, क्योंकि मुझे अब नौकरी की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी दाल रोटी अब की समस्या थी। और घटना एक छोटी सी और घट गई थी, बस में जा रहा था तो 500-700 रुपए थे, वो पॉकेट मारों ने काट लिया, हमें पता ही नहीं चला। डीटीसी बस में, हाँ, तो ये एक अलग समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई थी। तो हमारा एक और मित्र है जो मेरे गांव से रिलेटेड था, उसने उस टाइम मदद किया था। और जैसे ही मैं जो है राजीव गोस्वामी के घर रहा तो हमने नौकरी ढूंढना शुरू किया। नौकरी मिल गई मुझे। नौकरी कहाँ मिली? नौकरी मिली कह सकते हैं कि सोमनाथ बिल्डर्स हैं, इनके बेटे हैं सुमित खनेजा। सुमित खनेजा सोमदत्त बिल्डर्स के बेटे हैं। इंद्रदत्त बिल्डर बहुत बड़ा ग्रुप है ये, इंद्रदत्त जी के बेटे हैं सुमित। सुमित जी ने मुझे पहली नौकरी दी, और वो कंपनी जो है कोलाज इम्पैक्स करके थी। लेकिन राजीव गोस्वामी का साथ बना रहा, और राजीव गोस्वामी मुझे अपने आंदोलन में कई जगह लेके जाते थे। इसी दौरान मैं कटनी गया। जब कटनी गया मध्य प्रदेश में, तो धारा 144 लागू था, और मुझे और राजीव गोस्वामी को दोनों को स्टेशन से ही पकड़ लिया गया और एक गेस्ट हाउस में नज़र बंद कर दिया गया। और लेकिन कटनी में जो लोकप्रियता दिखी मुझे छात्र आंदोलन की, वो मुझे मतलब फिर से प्रेरित किया। और वापस जब मैं दिल्ली लौट के आया, क्योंकि पुलिस ने कार्यक्रम सबसे नहीं करने दिया, और हम वापस आए, लेकिन आप जान ही रहे हैं उसमें हिम्मत हमें जो है बहुत ज़्यादा हौसला मिला। और उस टाइम जो है हमें एक और शेर हर वक्त ये याद रहता था कि जब भी जीवन मिला है, कहीं न कहीं ईश्वर सबको कुछ न कुछ सोच के दिया है, और अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में, तो जीवन मिलने का कोई मतलब नहीं है। तो किसी शायर ने कहा था, ये मैं जरूर याद रखता था, कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, वही शाहे शहीदा है, वही रौन के आलम, कि जिनकी मौत पे दुनिया का हर इंसान रोता है, इंसान रोता है। ये मेरे अंदर जज्बा डाल देती थी। और मैंने 2150 रुपए की पहली नौकरी दिल्ली में किया। उस टाइम 2100 रुपये मेरे लिए 21 लाख के बराबर था। और उसके बाद जो है मैं इंडिपेंडेंट हो गया 2150 रुपये से। हर वक्त दिमाग में ही रहता था कि कैसे मेरे रहने का इंतजाम हो, क्योंकि दिल्ली में मैं झुग्गी झोपड़ी जैसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। तो इसलिए मैं उस टाइम जो है मेरे मित्र के वहाँ रहते रहते, फिर राजीव गोस्वामी के वहाँ, फिर अचानक मेरी मुलाकात होती है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, जो ऑल इंडिया रेडियो गोरखपुर के थे हेड, और बाद में दिल्ली में थे। तो उनके माध्यम से वीणा वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, जो उस टाइम पार्लियामेंट मेंबर थी, और श्रीकांत वर्मा जी की बीवी थी। एक ऐतिहासिक परिवार है वो, और इंदिरा जी की बहुत चहेती थी। उन्होंने मुझे जो है कई दिनों तक उन्होंने भी सपोर्ट किया रुकने में। और मैं जो है उनके बंगले में जो है, जो सुख मैंने देखा पहली बार कि पार्लियामेंट मेंबर कैसे रहते हैं, क्या सुख होता है, कुछ दिन का मुझे वो सुख वहाँ भी मिला। और उसके बाद फिर मेहरौली से वापस कालका जी। और इस तरीके से गारमेंट में मेरा एक्सपर्टाइज हासिल होने लगा, एक्सेसरीज में एक्सपर्टाइज हासिल होने लगा। और एक कोलाज इम्पैक्स छोड़ करके दूसरी कंपनी एक सरदार जी की PM प्रो, वहाँ मैं एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन किया, जिसमें हमारी सैलरी 5000 रुपये हुई। 5000 बहुत होता था, और कहीं न कहीं मुझे अब ये लगने लगा कि फिर से मुझे अपनी जो सोच लेके निकला हूँ उस पर आना चाहिए। तो वहाँ से रास्ते खुले। 96 में पूरी तरह से मैं डेडिकेटेड था, और कम से कम हजारों की संख्या में लोगों को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया, पंकज चौधरी जी के साथ जोड़ा। आज जो भी प्रमुख युवा उनके साथ दिखाई देते हैं, चाहे वो महाराजगंज के पूर्व चेयरमैन हो, चाहे महाराजगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हो, या कई इस तरह से प्रतिष्ठित युवा लोग और युवा नेताओं को मैंने जो है 1 to 1 में इनके साथ जोड़ने का काम किया। और कहीं न कहीं मेरी बड़ी प्रमुख भूमिका 96 के चुनाव में, उसके बाद के चुनाव में रही। और इनके हर वक्त चुनाव के समय में सुख दुख में प्रमोद गुप्ता खड़े दिखाई देते थे। उसी दौरान जब भी इनको हिरासत में लिया जाता था आंदोलन के दौरान, उस टाइम मैं भी जेल में जो है महाराजगंज के जिला जेल में मैं भी इनके साथ जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। लेकिन वो अवनीश जी लंबा नहीं चलता था, फिर शाम को हिरासत से बाहर कर दिया जाता था। पर हाँ, जेल के डायरी में पुराने किताबों में कई बार प्रमोद गुप्ता का नाम मिलेगा। दर्जन पूरा कर लिया था आपने। अच्छा, इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग जो आपके लाइफ का एपिसोड है, दिल्ली के बाद तो फिर अब आपको अगली जगह, अगला शहर, क्योंकि आप एक जगह तो टिकने वाले व्यक्ति थे नहीं।
तो अगला शहर आपको मिला दुबई। जी। तो ये दुबई जाने वाला, दुबई और प्रमोद गुप्ता का ये यात्रा कैसे शुरू हुई और ये क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्डिंग है? मतलब अब तो लोग जानते हैं यहाँ से लेके मिठौरा तक कि प्रमोद गुप्ता कौन, तो वो दुबई वाले प्रमोद गुप्ता। ये क्या कनेक्शन है? असल में अब फिर किसी ने समझाया कि जो तुम बनना चाहते हो, करना चाहते हो, पैसे कहीं न कहीं रुकावट पड़ रही है तुम्हारे जीवन में। दिल्ली में भी जाके मतलब मैं स्थिर नहीं हो पाया, बहुत बढ़िया से सेटल नहीं हो पा रहा था। और फिर किसी ने मुझे रास्ता दिया, मेरे एक मित्र हैं, बचपन के क्लास फेलो हैं, उन्होंने कहा कि एक बार दुबई आ जाओ। तो दुबई पहले हम देखने की नीयत से गए घूमने, और चूँकि पत्रकारिता बैकग्राउंड शुरू से था, मैं जो है अपनी पॉकेट मनी गोरखपुर में भी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी तब क्राइम रिपोर्टर थे, और उन्होंने मौका दिया था, मैं उनका असिस्टेंट बन के काफ़ी दिनों तक दैनिक जागरण से भी पॉकेट मनी निकाला। जो स्वतंत्र चेतना, जो उस टाइम तमाम पत्रकारों के लिए जो है एक ट्रेनिंग स्थली था, जो आज बड़े बड़े पत्रकार हैं वहाँ, गुप्ता जी का वो आज हमारे बड़े क्लोज रिलेटिव हैं अब तो। और उस समय जो है उनका भी सानिध्य था, जो भी लेख मैं लिखता था, चीज़ें लिखता था, तो वो पैसे हमें मिलते थे वहाँ से। राष्ट्र चिन्ह एक अखबार था, उसका भी मैं जो है कुछ दिन तक एज ए संपादक कह सकते हैं, या एज ए कह सकते हैं कि मैं अपने पॉकेट मनी इन चीज़ों से निकालता था। तो पत्रकारिता की वजह से निर्भीक था। दुबई में मैं जब गया 96 में गया था पहली बार, और फेस्टिवल वेस्टिवल देख के घूम के आया। लेकिन दुबई में जाने से पहले मेरे दिमाग में इमेज था कि शायद दुबई जो है एक इस्लामिक देश है और तमाम तरह की वहाँ दिक्कतें होंगी, ये है वो है। लेकिन जाने के बाद लगा कि वो तो दुबई देश नहीं है, दुबई तो अपने आप में एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है, जहाँ सैकड़ों कंट्री के लोग ट्रेड करते हैं, सैकड़ों कंट्री के लोग सुख शांति से वहाँ रहते हैं, जहाँ सभी धर्मों का रेस्पेक्ट है। उस समय भी रेस्पेक्ट था, अब तो खैर मोदी जी ने और भी चीज़ें बदल दी है। तो कहीं न कहीं दुबई मैं दोबारा फिर गया, और चला आया जब मैं, तो विजय कुमार साहब हमारे महाराजगंज के कप्तान थे, और उस दौरान जो डीजीपी थे, जो डीजीपी उत्तर प्रदेश बने बाद में विजय कुमार साहब, और वो महाराजगंज में जब कप्तान थे, तो उस टाइम हमारे वहाँ डाकुओं का बड़ा आतंक था। दिन दहाड़े कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ डाकू लूट ले जाते थे, और सिसवा का वो जो भाट एरिया बेल्ट है, उस एरिया में दिन दहाड़े कोई जाना पसंद नहीं करता था। इनके नेतृत्व में डाकुओं के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी, और मैं चूंकि पत्रकारिता से तब जुड़ा था, तो मैं भी जो है पत्रकार इन चीज़ों में ताकत देता था, और तमाम डाकू मार गिराए गए। महावीर सिंह सीओ थे उनके नेतृत्व में, और विजय कुमार साहब के। तो मैंने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया इनको सम्मानित करने का उस टाइम, डाकुओं के खिलाफ और पुलिस के पक्ष में, जिसमें जो है मुझे बड़े राष्ट्रीय पत्रकारों का मदद मिला। उस टाइम हर्षवर्धन शाही जी थे, चंद्रभूषण अंकुर जी थे, हमारे रामदत्त त्रिपाठी जी जो बीबीसी वाले थे। इस तरह के बड़ी हस्तियों ने निर्णय लिया था कि इस कार्यक्रम में हम लोग प्रमोद गुप्ता के गांव पहुंचेंगे, और ये सारे लोग पहुंचे। और 17 थाने के इंचार्ज उस समय जो है महाराजगंज मिठौरा में हमारे छोटे से गांव में पुलिस के आदेश पे, हमारे एसपी साहब के आदेश पे बुला लिए गए थे। तो एक बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम मैंने किया। उन्नीस भाई, ये बीच बीच में आपका ये नेतागिरी वाला जो है, नहीं ये बंद नहीं हुआ, ये समाज सेवा, हाँ ये अवार्ड, नौकरी करते वक्त भी, और फिर दुबई पहुंच गए, वहां से भी दुबई से मैं जैसे आया, पहले ही आते ही ये कार्यक्रम, उस समय के हिसाब से वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और फिर मैं जो है देखा अब क्या करूं, फिर मैं वापस चला गया। धीरे धीरे आना जाना दुबई रहा, और जब वहाँ नौकरी फिर ढूंढने लगा तो और कोई काम नहीं मिल रहा था सिवाय मुझे यही गारमेंट और बटन धागे के, क्योंकि यही काम मैं सीखा था। तो इस काम में मैं जो है, हमारे एक मित्र मदद किए, नौकरी मिल गई वहाँ पे, इंडियन करेंसी में वहाँ तो अच्छी नौकरी मिली, मतलब 60-70 हज़ार रुपए की नौकरी थी। लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा समय मन नहीं लगा धागे और बटन में। मैं वहाँ भी जो है शारजा टेलीविज़न, एक समीउद्दीन अहमद थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन वो वहाँ के सुपरस्टार थे दुबई के, उनसे दोस्ती हुई, उन्होंने मेरी कैलिबर, बोलने की क्षमता और बातचीत सुनी, तुरंत शारजा टीवी में वो बुलाना चालू कर दिए, और मैं कहीं न कहीं एमंग इंडियंस के अंदर वहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलर होने लगा। तो मुझे जो है वो मान सम्मान कहीं न कहीं हमारे वो धागे और बटन की दुनिया से अलग करने लगा। और फाइनली जाकर के मैं 2005 के बाद हंटर मीडिया बनाया, पहले हंटर गारमेंट्स बनाया, फिर हंटर मीडिया हाउस। हंटर गारमेंट की भी कहानी इंटरेस्टिंग है। मेरे पास पैसा नहीं था और मैं चाहता था बिजनेस करूं, और मुझे रिलीफ मिल गया था कंपनी से, लेकिन जिससे मुझे गोडाउन लेना था वो अजमान के शेख थे, शेख मतलब राजा। तो राजा से जब मिलने का मौका मिला तो बोले क्या करेगा बाबा तुम ये गोडाउन लेके, अब हम पैसा वैसा है? मैंने कहा पैसा नहीं है, मैनेज करेगा। तो वो बोले कि तुम क्या काम करना चाहता? हमने कहा हमको ये काम आता है, इसका बिजनेस करेगा। तो वो बोले कितना पैसा खर्चा आएगा? हमने बोला कि उस टाइम 40-50 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो शेख ने कहा
तुम कल मिलो, जबकि वो शेख को जो मिलने के लिए भेजा था वो बार बार अंदर झांकता था कि भाई इतनी देर शेख के पास टाइम नहीं होता, निकलो। शेख ने उसको रोका, इसको दोबारा कल बुलाओ, और शेख ने कहा कि पैसा हम लगाएगा, तुम प्रॉफिट समझाओ। तो शेख ने मुझे जो है वहाँ, और मेरे साथ एक पार्टनर थे मुस्ताक, दूसरे एक शेख ने अपना आदमी रख दिया था, वो कहीं लीबिया वबिया साइड का था। एनीवे मुझे कॉन्फिडेंट आया और मैंने वहाँ से थोड़ा सा पैसा बनाया। फिर बाद में शेख को बताया ये सब काम अब नहीं करूँगा, और मैं सीधे जो है मीडिया हाउस लॉन्च किया। कैसे? तो दुबई में काम की शुरुआत हो गई, कपड़े की भी कंपनी बन गई, मीडिया हाउस भी बन गया, फिर राजनीति का चस्का लग गया और फिर मिल गए अमर सिंह। ये अमर सिंह से मुलाकात का क्या किस्सा है? एक्चुअली क्या हुआ कि देखिए, दुबई भी मुझे बहुत सेटिस्फाई नहीं करता था, दिल और दिमाग हमेशा, क्योंकि एक ऐसे परिवार से था कि मेरे पिताजी ने कहा नौकरी न करना, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में रहा करते थे। ये हमेशा याद रखता था मैं, और दुबई में भी मन बहुत लगता नहीं था, फिर भी दुबई में मुझे ताकत मिली। तो उसी दौरान मैं अमर सिंह, उस टाइम की राजनीति में अमर सिंह एक ग्लैमरस व्यक्ति भी थे और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता, और तमाम कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले नेता के रूप में उभरे थे। इतना प्रभावित था कि मैं अमर सिंह से मिलने की ठानी और दुबई से टिकट कराया। एक हमारे उस समय के मित्र थे, उन्होंने कहा ये अमर सिंह से बड़ी अच्छी मुलाकात कराऊंगा और आप उनके साथ जो है जुड़ सकते हैं। मैं लखनऊ में जो है जैमिनी कॉन्टिनेंटल होटल, बढ़िया होटल था उस टाइम का, आके रुका, और हर रोज़ जो है सारे कि अमर सिंह को कौन से कपड़े में मिलने जाऊंगा। एक मैं पूरी तरह से कॉन्शियस था, बुके और तमाम तरह की मिठाइयाँ, पता नहीं कौन सी मिठाई उनको अच्छी लगे। और जब मैं उनके घर गया ऐश्वर्या में, विपुल खंड में, तो वहाँ जो है जहाँ वेटिंग एरिया होता है, तमाम लोग बैठे होते हैं जनरली, वहाँ मुझे भी बैठा दिया उस आदमी ने, और पीए से बताया कि प्रमोद जी आए हैं दुबई से, इनको मिलवाना है। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता था, अमर सिंह सीधे उसके, अमर सिंह जहाँ बैठे हुए थे अंदर हॉल में, वहाँ पे वो मिलता था जाके, और वो मिल के निकल जाता था। हर बार मुझे लगता था कि इस बार मैं बुला लिया जाऊँगा, इस बार बुला लिया जाऊँगा। तो जब मैं उससे पूछता था कि यार अभी तक तो बुलाए नहीं, गए थे वीवीआईपी बनने की, और आपको जनरल क्लास में बिठा दिया। जनरल क्लास में बिठा दिया। फिर हमने पूछा कि यार ये बात बताओ कि मिलूंगा कैसे। तो मैंने पीए से ही पूछ लेना उचित समझा कि अंदर जैसे दूसरे इंपॉर्टेंट लोग मिल रहे हैं वैसे मिलूंगा, आकि वो निकलेंगे ऐसे सबसे मिलते हो जाएंगे तब मिल लेगा। कह रहा सर उनके पास समय की कमी है, और आप जो है यही मिल पाएंगे जैसे दूसरे लोग मिलेंगे, जितने लोग जनरल वाले में। तो यकीन मानिए कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि मैं तो दुबई से तमाम खर्चा करके बड़ा इमोशनली आया था। और मैंने क्या किया, तुरंत फूल ले जाके गाड़ी में रखा, मिठाई उठाई कुछ बांट दिया, कुछ गाड़ी में रख दिया। हाँ, मुझे ठीक नहीं लगा कि इस तरह से मैं दूं, और मैं वहाँ रहा थोड़ी देर देखने के लिए, देखें फिर भी अमर सिंह को नज़दीक से देखा तो सही, और मन का पीड़ा जो है वो दिख रहा था मेरे चेहरे पे। अमर सिंह निकले और उसने कहा कि सर ये दुबई से आए हैं, बहुत बड़े आपके फ़ैन हैं, ये है वह, कुछ बोला। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, कैसे हो कैसे हो, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, काम ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा, करते कराते चले गए। अब जो है बड़ा बुरा स्थिति, मैं जो है रोना सा मुंह बना के चुप्पी मार के होटल गया, टिकट लिया, वापस दुबई चला गया। आप ये क्यों कह रहे हैं रोना सा मुंह? आप तो रो रहे थे, रोना सा मुंह, आप तो गाड़ी में बैठे थे, आपके हाथ नहीं नहीं वो नहीं, रोना सा मतलब कि ये लगता था कि ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, अच्छा नहीं हुआ, ये आदमी बता देता ऐसे मिलना है तो मैं नहीं आता। तो क्योंकि उस दौरान मैं जानता था कुछ लोगों को जो उनसे बेहतर मिलवा सकते थे, लेकिन ठीक है जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मैं जो है दुबई चला गया, और मैंने किसी एक महापुरुष टाइप के व्यक्ति बोल सकता हूँ उनको, बाबा जी को मैंने बताया कि ऐसी सी बात हुई है। बाबा जी कौन, कहाँ के हैं? बाबा जी जो है एक बहुत चमत्कारी व्यक्ति थे, बेस उनका कई देशों में था, और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक उनको मिलने आते थे। तो यहाँ से जो है अमर सिंह जी भी उनके बड़े करीबी थे, अमिताभ बच्चन बड़े करीबी थे, और तमाम उस टाइम मैं उनके बारे में सुना करता था। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो बाबा जी बड़े प्रभावित होते हुए थे मेरे से, और प्रभावित होने से क्या हुआ कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बेटे की तरह मुझे दूसरों से मिलवाया। तो जब हमने बताया अपना दुख, अमर सिंह की कहानी, तो उन्होंने कहा कि फैंटेसी बताई आपने उनको कि मेरी फैंटेसी थी और वो फैंटेसी और बोले अब मिलना चाहते हो अभी भी? हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा जब बताऊंगा तो मिलना। एक हफ्ते के बाद फ़ोन आता है, और दुर्गा जी का एक बढ़िया सा, हमने बहुत बढ़िया सा मूर्ति लिया था, और अमर सिंह, ये आइडिया भी बाबा ने ही आपको दिया? हाँ, उन्होंने कहा था कि कुछ अपना उस हिसाब से, तो मतलब लेकिन किसी को पता नहीं है कि आप बता रहा हूँ, तो उन्होंने, सबको ये पता है कि हमने अपने तरीके से सब खरीदा और गए।
और अमर सिंह जी को बताया नहीं कि मैं पहले आपसे मिल चुका हूँ, और ना मैं ये शो किया कि आपको मैं ठीक से जानता भी हूँ। इतना ही है कि नाम सुना हुआ है, बस दैट्स ऑल। बाबा जी ने बताया ये मेरा बेटा है। बेटे की वजह से उन्होंने पहले मोमेंट में ही हमें एक तरह से गोदी में बैठा लिया। मतलब वो प्यार, वो सम्मान, वो जानकारी, चीज़ें अपने बारे में बताना कि मैं कैसे कैसे क्या सुनता रहा उनकी सारी बातें, और फैमिली के लेवल पे हमारा कनेक्शन जुड़ा। हम घर से कई दिन खाना बनवा के लाए, खिलाए, और वो जगह थी एड्रेस होटल, दुबई का प्रोमिनेंट होटल है बुर्ज खलीफा के सामने। मतलब उसके अंदर जो है अमर सिंह जब भी आते थे वहीं रहते थे, बाबा जी आते थे रहते थे, अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, सारे लोगों का वो अड्डा आज भी, मतलब अब तो अमर सिंह रहे नहीं, जो लोग जीवित हैं उनका अड्डा वही है। तो मैं जो है एड्रेस होटल का सुख लेने लगा, और कहीं ना कहीं अमर सिंह को वो अपनी पुरानी बातें बताने से बचता रहा। लेकिन अमर सिंह को मेरा टैलेंट और प्रतिभा समझ में आने लगा कि क्योंकि मैं एडवाइस इसलिए करता था कि उस दौरान जया बच्चन से 1-1 घंटे इनकी बहस होती थी इस बात पे कि ये चाहते थे कि जया बच्चन अनकंडीशनल मुलायम सिंह को छोड़ के इनके साथ चली आए, और जो भी इनके तब तक अमर सिंह और मुलायम सिंह अलग अलग हो गए, अलग हो गए थे। जी 2010 की बात है ये। अलग हो नहीं गए थे, वो प्रोसेस पार्टी से, पार्टी के अंदर राम गोपाल और राम गोपाल जी, वजह हाँ, से मुलायम सिंह समझाते थे फोन करके। उनके पास जो है राजा भैया का फोन अक्सर आता था, तो मैं ही फोन बल्कि उठाता था कई बार, और बताता था कि राजा भैया जी का फोन है, जयप्रदा जी का फोन है, अनिल अंबानी का फोन है। सारे लोग चाहते थे कि आप इतना जज्बाती डिसीजन ऐसे मत लीजिए, हाँ आप समाजवादी पार्टी में बने रहिए। पर बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के नहीं चाहते थे कि अमर सिंह, समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम लोग नहीं चाहते थे कि जो है ये समाजवादी पार्टी छोड़ के जाएं। लेकिन जैसे ही ये मन बनाते थे कि ठीक है, मैं, बहुत लोग चाहते थे कि वो जाएं भी ना। नहीं, बहुत लोग जो चाहते थे वो लॉबी इतनी प्रभावशाली नहीं थी। जैसे आजम खान थे, राम गोपाल यादव, जब लगता था कि ये वापस आ रहे हैं तो सब सेटल हो रहा था, मतलब हाँ, जब सेटल हो जा रहा था कि भाई मुलायम सिंह जी तो कभी नहीं चाहते थे, तमाम धमकी दे देते थे ये कि तमाम भेद बाहर आएंगे, तमाम चीजें आएगी, सब लोग समझा के लेके आ जाते थे। ये होता था अगले दिन न्यूज आ गया कि मुलायम सिंह और सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत। तब तक राम गोपाल वर्मा जी एक भड़काऊ बयान, राम गोपाल यादव जी भड़काऊ बयान देते थे खतरनाक तरीके से। मतलब ऐसा 2 कौड़ी का बयान उस टाइम लोगों को बुरा लगता था कि बताया नहीं जा सकता है, और उस बयान की वजह से इनका मन खराब होता था, फिर हट जाते थे, फिर थोड़ा पैचअप होता था। क्योंकि मुझे याद है कि उसी टाइम चुनाव था, उपचुनाव था मुंबई में, अबू हासिम आजमी के बेटे फरहान को चुनाव लड़ना था, और अमर सिंह को अबू हासिम ने मना लिया कि आपको हमारे चुनाव में हर हाल में आना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आऊँगा, और उस टाइम जो है हमें उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हें हम दिखाएंगे इंडिया में जो है हमारा क्या जलवा है। यहाँ तो तुम ऐसे देख रहे हो हमें अकेले, वहाँ तमाम हमारी सुरक्षा है, हमारी चीज़ें हैं। आइडिया तो मुझे था ही, लेकिन मैंने उनके सामने इतना कुछ शो नहीं किया था। तो उनको जो है हर वक्त ये पड़ी रहती थी कि प्रमोद को पता चले मैं क्या हूँ, और मुझे अपने दुबई में हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। मैं प्लेन में बैठाए, वो हमको लेके आए, और मुंबई एयरपोर्ट पूरा जो है हजारों लोगों से खचाखच भरा था। अमर सिंह जिंदाबाद, अबू हासिम जिंदाबाद, उस टाइम नारे लग रहे थे। क्या हुआ, वो जलवा क्या था वो? तब उसके बाद जो है अमर सिंह जी ने कहा गोरखपुर में क्षत्रिय महासभा का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, आप चले जाइए गोरखपुर और समझिए उस चीज़ को, और कंट्रोल करिए, और हमारा कोऑर्डिनेशन ज़्यादातर आपके साथ रहेगा। तो मैं एयरपोर्ट पे उतरा और एयरपोर्ट पे जैसे उतरा तो देखा कुछ कमांडो, कुछ गाड़ियाँ सब हमारे लिए थी, और ऐश्वर्या में मुझे उसी जगह ले जाया जा रहा था जहाँ पे अपमानित होकर के निकला था। तो मुझे वो सारी चीज़ें जो है रिमाइंड होने लगी कि कैसे एक व्यक्ति यहाँ लाया और मुझे अपमानित कराया और क्या किया। जब मैं ऐश्वर्या उनके घर में रहा, ये रूम संजय दत्त का है, ये ऐश्वर्या राय का है, ये जयाप्रदा का है, तो मुझे जो है संजय दत्त का रूम खोला गया, उसी रूम में मैं था। और तुरंत मुझे एक क्या सूझी, मतलब एक थोड़ी सी शरारत कह सकते हैं, थोड़ा ईगो था जो हट हुआ था, सूझा। मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, मैंने कहा कि कल जो है 10 बजे ऐश्वर्या में आना, जो आपको पहली बार मिला रहा, जो पहली बार हमको अपमानित कराया था, मिलवाने के लिए बोला था। उस व्यक्ति को मैंने दूसरे दिन 10 बजे बुलाया और आया। तो अभी ये समझ नहीं पा रहा था, वो उसको लग रहा था कि फिर अमर सिंह जी से उसको कोई ना कोई भूमिका निभानी है मिलवाने की। जब आया तो मैंने, उस टाइम शुक्ला जी थे पीए इनके, उनको कहा खूब खातिरदारी करिए, जो खाए पिए सब रखिए उसके सामने, आधा 1 घंटा बाद में मिलूंगा उसको। तो आधा 1 घंटा तक खाया पिया, इंतजार किया। आज जब मैं बिल्कुल स्टाइल से जब उतरा उसके सामने,
तो हम यकीन मानिए कि उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। हम तो अमर सिंह से मिलवा ही नहीं पाए थे और ये तो अमर सिंह के घर में रुके हुए हैं। वहां से फिर मैं गाड़ी लगी थी गोरखपुर चला गया और गोरखपुर में फिर हमारे एक नेताजी मिले जो उस टाइम जो है जिन नेताजी के बारे में उन्होंने कहा आपके पीछे। अब सुनिए, देखिए कहानी अब इंटरेस्टिंग हो रही है कि गोरखपुर जो है मैं पूरे भाव ताव से पहुंचा और मुझे अमर सिंह जी ने दुबई से बताया था कि अखंड प्रताप सिंह है जो वहाँ पे वो और उनके दूसरे साथी लोग मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं और उसका पूरा जो है कोऑर्डिनेशन आपको देखना है। तो मैं जब वहाँ पहुंचा तो इनसे मुलाकात बताया नहीं आपने कि अखंड प्रताप सिंह यही है? ये आपने कब इनको बुला लिया ये बताइए। तो बहुत बड़ी सरप्राइज एंट्री दी आपने। तो अखंड भाई से मैं पहली बार जब मिला तो इनका ठाकुराना अंदाज, इनका व्यवहार, इनकी बातचीत, मतलब कहीं न कहीं मुझे जो है पूरी तरह से भाई ने शीशे में उतार लिया, अगर एक लाइन में बोलूं तो। और मुझे ये लगता था कि ये व्यक्ति बहुत कुछ डिजर्व करता है। जिस तरह से इन्होंने मुझे सब कुछ रिपोर्ट करते थे, बताते थे, कहीं कोई ईगो नहीं था कि किसको भेज दिया। पहले की बात है ना? हाँ, 2010 की बात है। वही नया नया सब कुछ था सारा मामला। और उसके बाद मैंने, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको बाबा जी से भी मैंने हलो हाय करा दिया था। तो मैं जो है पहला व्यक्ति था जो उस मंच पे जो है था। इन्होंने मौका भी दिया वहाँ पे संबोधन का। अमर सिंह के साथ बिल्कुल हमें बैठाया गया, वहाँ पे बड़ा सम्मान मिला। और इनके लिए मैंने अमर सिंह को बताया कि अखंड की क्वालिटी क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके पहले किसी ने इनकी क्वालिटी बताई होगी। तो मैंने बताया कि इनके अंदर गजब की कोऑर्डिनेशन क्वालिटी है, जो आप राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं वही इनका काम प्रदेश स्तर पे हो सकता है। और इन्होंने उसके बाद अमर सिंह ने इनके ऊपर हाथ रखा और हाथ रखते ही इन्होंने जलवा दिखाया। देवरिया का जो सबसे, अमर सिंह और अखंड भाई आपके बीच में मतलब अरविंद जो सिंह कड़ी थी वो कौन सी थी जो आपको सीधे नहीं जुड़ने देती थी? जिसके लिए अरविंद सिंह बाद में वो अरविंद सिंह उनके छोटे भाई थे। और अरविंद सिंह उनके छोटे भाई थे। अरविंद सिंह का क्या था कि पहले वो अमर सिंह से अदावत रखते थे। अच्छा। काफी अदावत रखते थे, लेकिन जब ये पार्टी शुरू हुई तो अमर सिंह से बात जब हुई तो अमर सिंह से बताया गया कि अरविंद सिंह को लाइए, अपने छोटे भाई को, क्योंकि आप हर जगह जा नहीं सकते थे, बीमार भी थे। तो उन्होंने अपने भाई को लाया। लेकिन भाई उनका आने को जैसे इन्होंने बताया कि जब हमसे मुलाकात हुई तो हमारे लोगों से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपना प्यार भी दिया, अपना समर्थन भी दिया, और बड़े भाई थे तो आशीर्वाद भी दिया। वो चीज नहीं कर पाए, इनको अरविंद सिंह नहीं कर पाए। वो अरविंद सिंह ने ईगो पा लिया और हम लोग की विचार से बिल्कुल अलग उनकी विचार थी। तो अरविंद सिंह क्या एक कारण थे जिसके नाते जो जिस तरह का लोकमंच बनना चाहिए था, या जिस तरह से अमर सिंह का अपना एक आभा काबा था, उनका माहौल था, वो माहौल उस तरीके से नहीं बन पाया? और खासतौर पर तब जब वो बीमार थे और फिर भी उनका राजनीतिक काम चल रहा था, वो लोकसभा का चुनाव लड़े, बुरी तरीके से लोकसभा का चुनाव हार गए, उससे और भी निराश थे। नहीं, उसके पहले की बात है, ये पार्टी उसके पहले बन गई थी। चुनाव की पार्टी बनी नहीं थी पार्टी। अच्छा, वो पार्टी जब बनी तो ये कह सकते हैं कि जिस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने तैयार किया था, जिले जिले दौड़कर, उसको अरविंद सिंह ने आने के बाद डिजॉल्व कर दिया, एकदम खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम लोग बर्बाद कर नहीं दिया, कर रहे थे। और हम लोग ने कहा था, अमर सिंह सुझाव दिया था कि जो पूर्वांचल में यात्रा निकल रही है, जिसके सबसे अग्रणी भूमिका में थे, कि जो यात्रा हमारा पूर्वांचल में निकल रहा है और हम पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं आपके नेतृत्व में, तो हम लोग क्यों न पूर्वांचल में फोकस करें। हमारी ताकत पूर्वांचल का डिमांड, पूर्वांचल के लोग, और आपकी एक जो छवि है, जो भी छवि वो है, वो पूरे प्रदेश में नहीं है, वो पूरे देश। हम लोग 40-45 सीट पर लड़ना चाह रहे थे, उनको सुझाव दिए थे, जिसमें 25-30 सीटें, इसमें भी थे, गवाह थे वो बोर्ड मीटिंग में, 25-30 सीट पर हम लोग बहुत गंभीरता से लड़ना चाहते थे। अच्छे कैंडिडेट। आप दोनों भी चुनाव लड़ना चाहते थे? नहीं, मैं नहीं, हम लोग संगठन में थे, मतलब ऊपर के लेवल पे। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और एक अभी कैबिनेट मंत्री हैं तो वो उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ, मतलब तो, लेकिन वो पूरे प्रदेश में लड़ाना चाहते थे। प्रदेश में जनाधार था नहीं, और समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में सुगगार थी, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। ऐसे में बीच में लड़ना था, और वो बहुत बड़ी गलती कराने वाले अब तो नहीं है। नहीं, ये टॉपिक थोड़ा आगे आएगा, ये बहुत आगे आ गए, तो वो चीज थोड़ा नुकसान हुआ। अच्छा,
ये हो गई बात। ये तो राजनीति पे आ गए। किस सन की बात थी ये 2012 की बात। 10-11 10-11 की बात। अच्छा, इसके बाद फिर नहीं, जब छत्री महासभा का कार्यक्रम हुआ वो पहले तो की, 2010 की राजनीतिक बात है। कार्यक्रम नहीं था। वह ये था कि छत्रियों ने तय किया था कि अमर सिंह के नेतृत्व में हम लोग दिखाएंगे कि क्षत्रिय लोगों की एकता क्या है। और गोरखपुर की धरती गवाह है उस टाइम, उस फरवरी 25 जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में हजारों हजार की संख्या में क्षत्रिय लोगों ने अपनी सज धज के बिल्कुल अस्त्र शस्त्र के साथ गोरखपुर के मैदान में उतरे थे। और ये चर्चा पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि अमर सिंह के लिए, जो अमर सिंह काफ़ी हद तक परेशान थे, उनको जो है कहीं न कहीं गोरखपुर की उस रैली ने बूस्ट किया। और उस घटना, अब ये गैर राजनीतिक सारी चीज़ें हैं, कोई राजनीति का लेना देना नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको लगा अमर सिंह को कि मेरा जो है घर गोरखपुर में ही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जितनी टीम है सब होटलों में रहेगी और मैं रहूँगा तुम्हारे ही घर रहूँगा और खाना वाना फिर घर ही पे खाएंगे। तो मैंने उस टाइम जो है इनको बहुत ज़्यादा नहीं बताया कि गांव हमारी दूर है लेकिन रहिएगा मेरे घर। तुरंत हमने जो है उस टाइम अनुज पोद्दार एक बड़ा प्रतिष्ठित गोरखपुर का परिवार है, उनको पोद्दार परिवार, उनको मैंने फ़ोन किया, यार तुम्हारा ही घर है, इनके रहने लायक है और आ जाओ। और अपनी गाड़ी लेके वो पजेरो आए। और हमारे जो आरसी गुप्ता जी हैं और हमारे चाचा जी स्वतंत्र चेतना, इन लोगों की जिम्मेदारी में आ गया कि भाई जितने लोग 400-500 लोग होंगे सबका भोजन रात का बन जाए। तो फटाफट उन्होंने अरेंज किया। और रात के टाइम में जब हम लोग सारे लोग, ये मनोज तिवारी सब लोग जब मनोज पोद्दार के घर बैठे थे, अब बातचीत चल रही थी, उसमें बाबा जी की बात, इधर की बात, उधर की बात, कि मैंने कैसे प्रमोद से मैं मिला, प्रमोद को कितना वो मानते हैं, ऐसा सब चल रहा था। बीच में जो है अखिलेश सिंह, जो पूर्व सांसद हैं हमारे महाराजगंज के, अखिलेश जी ने बोला अमर सिंह जी को कि मान्यवर आप जिनके घर में है आपको पता नहीं है, प्रमोद गुप्ता का घर नहीं है, ये तो ऐसे व्यक्ति का घर है जो बाबू सिंह कुशवाहा का बड़ा नज़दीकी है, अनुज पोद्दार। तो अमर सिंह ने, हाजिर जवाब आदमी है, 1 मिनट में संभाल लिए, बोले अब इसमें प्रमोद गुप्ता जाने, इसमें बाबू सिंह कुशवाहा जाने, इसमें अनुज पोद्दार जाने, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको रुकना है तो रुकना है, खत्म हो गई बात इनके घर पे। तो खैर इस तरह से उन्होंने उनको वो किया। फिर आपके गांव भी गए? गांव तैयारी थी सुबह, लेकिन उस वक्त हम ही लोगों ने तय किया, कोहरा बहुत ज्यादा था, हम लोगों ने तय किया कि कुछ मजा नहीं आएगा, इनको फिर 15-20 दिन के बाद फिर से बुलाया जाएगा। तो फिर वो गए बनारस से, उन्होंने उनकी फ्लाइट, उनकी जो प्राइवेट जेट थी वो बनारस में खड़ी थी। एक दुखद घटना भी आपके यहाँ हो गई थी माता जी का। उसके बाद जब दूसरी घटना, जब देवरिया में गोरखपुर मोहन सिंह के खिलाफ जब कार्यक्रम इन लोगों ने चलाया था बृहद स्तर पे, और चंपा देवी में कार्यक्रम, मोहन सिंह के खिलाफ नहीं चलाया था, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ था। मोहन सिंह चूंकि बहुत ज्यादा बोलते थे, अमर सिंह जी को पर्सनली टारगेट करते थे। अमर सिंह पर्सनली जो है, टारगेट नहीं करना चाहिए था। नहीं, अमर सिंह पर्सनली, अमर सिंह ने भी मोहन सिंह के बारे में बहुत, हाँ, तो उस टारगेट के बाद चूंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें आगे किया, क्योंकि ठाकुर थे और उसमें राजपूतों, जो जैसा उन्होंने बताया पूरे प्रदेश में एक उबाल आ चुका था राजपूतों के अंदर। मोहन सिंह की बड़ी मदद की थी अमर सिंह ने, बहुत मदद, और बीमारी के समय में किए थे। तो उनका ये था टारगेट कि देवरिया से बिगुल बजाया जाए, और उस बिगुल में फिर से कौन सा वो होटल था, देवरिया में एक होटल है जहां उस टाइम हम लोग रहे थे, सीपू सिंह, अनिल राजभर, सारे लोग, बड़ा बढ़िया नाम है उसका, सारे लोग वहीं रहते हैं। तो उस होटल में रुके हम लोग, और गांव में मैं भी सुबह 8 बजे इन लोगों के साथ, बहुत मेहनत, और उसमें ये दुबई रहते थे, दुबई से आके महीनों से आके पूरा गांव चप्पा देवरिया में हर जगह भाषण देना, लोगों को जुटाना। ये इनका कभी कभी अरविंद सिंह से ठन जाता था उस टाइम, अरविंद सिंह को लाइक नहीं करता था, और करते थे, अब तो खैर स्वर्गीय हो गए, वैसा नहीं। अरविंद सिंह जब इनको हर्ट करते थे, ये हमें पता चल पाता था, ये नाराज हो जाते थे। लाइक और डिसलाइक का सवाल नहीं था भैया, जानते हैं, जैसे रैली ऑर्गेनाइज हम किए हैं, कार्यक्रम हम लगाए हैं, तो मुझे पता है ना कहाँ जाना है, कहाँ लाभ ज्यादा होगा, कहाँ से भीड़ ज्यादा निकलेगी, भीड़ आएगी कैसे, आप तो बताओगे नहीं। अब वो जैसे हम लोग ये तय करते थे, प्रमोद जी, हम लोग तय करते थे कि नहीं हम लोग को इस गांव में चलना है चूहा, क्योंकि हम लोगों ने टाइम दे दिया 11 बजे का। तो उनकी जीत होती थी कि जब इसने कह दिया तो नहीं, हमको 11 बजे यहाँ नहीं जाना है, हमको विपरीत गांव में जाना है जहाँ कोई तैयारी नहीं है। और ये जो है इमोशनल आदमी, ये उस चीज़ को लेते थे जब दिल पे, तो मैं फिर अमर सिंह को बता देता था, अमर सिंह जी तुरंत जो है उस चीज़ को ठीक कर देते थे। एक और बात कीजिए इसके साथ साथ, अभी जो मुलाकात हुई आपकी उनसे, आपके घर भी गए, उन्होंने आपका सम्मान भी बढ़ाया, फिर उन्होंने आपसे कोई वादा भी किया?
वादा निभाया भी? नहीं नहीं, वैसा वादा नहीं था। वो अक्सर जो है इसको तुमको क्या चाहिए, क्या सोचते हो, तो हम जो है उनके साथ मुंबई में थे। तो मुंबई में जब थे तो एमबी वैली में हमने देखा था कि सहारा श्री जो है वो वाइट गाड़ी में आराम से चल रहे हैं। तो अमर सिंह जी जो है, हमने कहा यही गाड़ी दिलवा दीजिए, कुछ दिन रहेगा हमारे पास। तो उस दौरान उन्होंने जो है वो गाड़ी हमारा व्यवस्था कराया, गोरखपुर में रैली में भी इस्तेमाल हुआ, और फिर बाद में जाके गाँव में कई दिन तक हम नहीं, रखे। इनका स्नेह था, बहुत बहुत इनको मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। और सहारा श्री की वो गाड़ी जो कसम से उनके अलावा लोग बताते हैं कोई बैठा ही नहीं होगा उस गाड़ी में, या तो ऐश्वर्या राय बैठी होंगी या तो जो है सानिया मिर्जा बैठी उनके होंगी, बहुत करीबी लोग। वो बहुत करीबी लोग। मैं खुद ही नहीं देख पाया इनको गाड़ी में बैठे थे तो। वो गाड़ी जो है वो गाड़ी जो है मिठौरा में बहुत दिन तक हमने अपने में रख के फिर भिजवाया, फिर उन्होंने उसको साफ सफाई लेकिन कराई। प्रमोद भाई ये बताइए, ये तो ठीक है आपके अमर सिंह से नजदीकी रिश्ते थे, अखंड भाई गवाह भी हैं उसके, और उस दौर के आपके साथी भी हैं बहुत, संघर्ष ये तो के। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि प्रमोद गुप्ता अमर सिंह के साथ थे, बाद में हालांकि अमर सिंह की वापसी हुई समाजवादी पार्टी में, फिर उनकी वापसी हुई, वापसी ने सम्मान नेताजी ने बढ़ाया, हाँ उनका सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया, राज्यसभा उनको तुरंत भेजा नेताजी, ये सारी चीजें हुई। नेताजी का दिल भी बहुत बड़ा था एक्चुअल में। अमर सिंह से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत गहरे थे। लेकिन दो सवाल है मेरे, क्योंकि आप पर ही हम अभी बात कर रहे हैं, अमर सिंह पर भी बात करेंगे तो किसी और भी दिन उन पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप 2012 में 12 के चुनाव में आपने लड़ने की कोशिश की? हाँ 2010 के बाद बीजेपी से, और बीजेपी के टिकट के चक्कर में पड़ गए आप। हाँ, गाड़ी खरीदा इन्होंने दो स्कॉर्पियो खरीदा, हाँ, और फिर इस क्षेत्र में गए, गैस उस भी दिलवाते थे, और सबकी जनता मदद, के इनकी भी मदद रही। खरीदने वाला किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। गाड़ी कैसे मिली थी जरा बताइए। नहीं, क्या हुआ कि हम दुबई में बैठे बैठे मन बनाए कि चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी से लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अमर सिंह को समझाता था कि ये पार्टी वार्टी आपकी जो है सही नहीं है, चलेगी नहीं, हम बेशक पदाधिकारी हैं लेकिन हम ये पार्टी चलेगी नहीं, हम खुल के बोलते थे। तो वो बीजेपी में क्या हुआ, हमारे एक मित्र ने कहा कि गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करा दिया उन्होंने। वर्ली में रात को डिनर के टाइम में गडकरी साहब ने बुलाया और हमें टाइम दिया और खाना भी खिलाए, और फोटो भी हमने कुछ सेशन किया, पहली बार मुलाकात हुई तो। और गडकरी साहब ने उसमें कहा कि 4 सर्वे होता है, चारों सर्वे में अगर तुम्हारा नाम आया तो किसी का पैर मत छूना, तुम्हें टिकट हम देंगे, जाओ मेहनत करो। तो चूंकि महाराजगंज के हमारे नेता पंकज चौधरी जी हैं, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, तो इन लोगों के संज्ञान में आए ये बात कि हमें गडकरी जी का मतलब आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमने कहा कि सर उनको बता भी दीजिए, अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने तुरंत माननीय पंकज चौधरी जी को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद मतलब हमको कॉन्फिडेंट आ गया, हम गए तो हमें तमाम टिप्स भी बताए भैया ने, हम तो भैया ही बोलते हैं आदरणीय पंकज चौधरी जी को। तो उन्होंने तमाम टिप्स और हमारी मेहनत में सहयोग किया, और इतना ज़बरदस्त हमने तैयारी करनी शुरू की कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, नेताओं वाली गाड़ी, वो गाड़ी थी छोटी छोटी गाड़ियाँ जो घरों में होती हैं। तो मैंने इनको बताया, तमाम लोगों को बताया, सबने कहा भाई 3-3 महीने वाइट स्कॉर्पियो, 6-6 महीने वेटिंग में है चुनाव के नाते। तो मैंने, क्योंकि मैंने हमारे आदरणीय पंकज चौधरी जी को बोला, तो उन्होंने कहा कि जो अपने ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं इनका भी 3 महीना वेटिंग है, विधायक जी का भी, तो प्रमोद मिल जाएगा, 3 महीने के अंदर आ जाएगा। फिर मेरे को संतोष नहीं हुआ, फिर मैं योगी जी के पास चला गया। तो माननीय योगी जी के वहाँ से जब फ़ोन कराया तो करीब मतलब 45-50 दिन के अंदर का टाइम दिया गया कि हो जाएगा। सरदार थे महिंद्रा के मोटर के वो आदमी, लेकिन तंग आ गया था, तरह तरह के लोगों से फ़ोन करा, पैरवी से तंग आ गया था। जब देखता था कहता था भाई कह तो दिया मैंने, अब योगी जी कह दिए हैं तो हम कर देंगे, लेकिन संतोष नहीं था। जिस दिन गडकरी नहीं मिल रही थी, जिस दिन गडकरी जी का कार्यक्रम था, मैंने तमाम गाड़ियां वाड़ियां बुक करके लाए थे, लेकिन हमारी अपनी गाड़ी छोटी सी थी। उसी दिन ब्रिजेंद्र भाई थे उस टाइम, ब्रिजेंद्र भाई ने कहा कि ऐसा है कि चलिए, हाँ ब्रिजेंद्र सिंह, तो उन्होंने कहा कि आपको गाड़ी हम भी प्रयास करते हैं। तो उन्होंने एक आदमी को फ़ोन किया, वो उस टाइम का बड़ा दबंग टाइप का आदमी था, माने दबंग से भी ऊपर था, बोलना ठीक नहीं है क्योंकि हमें क्या पता किसका बदल लिया जा रहा, लेकिन दबंग टाइप का आदमी था। उसको उन्होंने कहा कि प्रमोद भाई की गाड़ी मिलनी ज़रूरी है, इनकी नेतागिरी गड़बड़ हो रही है, इनका कहीं चुनाव में सही प्रचार नहीं हो पा रहा है। गए जब हम लोग सरदार जी के वहाँ, एक आदमी आता है बाइक से, आते ही जो है, हमारा तो कोई परिचय था नहीं, आया बैठा और सरदार जी की ऐसी तैसी हो गई। सरदार जी बोले बोल तो दिया हूँ इनको 1.5 महीने के अंदर दे देंगे गाड़ी।
तो बोला 1.5 महीना नहीं, हम तो भैया को बोले हैं कि आज ही चाहिए गाड़ी इनको, कल से जो है दिक्कत हो जाएगी। फिर वो बोला आप जाइए हम कर देंगे। कोई बस्ती में किसी नेताजी की गाड़ी आ रही थी, उसी दिन जो है गाड़ी गोरखपुर मंगा ली गई और रात को 8 बजे गाड़ी धुलवा के अगले दिन से हम जो है चले गए लेके। मतलब जो काम जो है योगी जी की पैरवी से नहीं हुआ अब उस टाइम जो है और भी लोगों के नेताओं की पैरवी से नहीं हुआ वो एक साधारण जो है, एक साधारण बदमाश उस इलाके हाँ का जो भी हो, हाँ जो भी दबंग था, जो भी आप कह रहे हाँ हैं, उसकी बात पे गाड़ी मिल गई। और उसके बाद जो है हमसे विधायक जी मिले, कह रहे हैं तुम्हार गड़िया कैसे मिल गई हो उस टाइम ज्ञानेंद्र जी बोले तुम्हार गड़िया कैसे मिल गई, हम तो तुमसे पहले अप्लाई किए हुए हैं। तो हम बताए नहीं कहीं भी कि कैसे हुआ क्या हुआ, हमने कहा ठीक है पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो विधायक जी अब उस टाइम नहीं बताया आपको, लेकिन ये था कि बताना भी ठीक नहीं था क्योंकि हमें जरूरत थी, गाड़ी की अब उसके बाद जो है वहाँ फिर जो है कहानी शुरू हुई और सारे सर्वे में मेरे नाम आए और मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि तमाम साथियों का सहयोग मिला, बहुत कुछ मिला, धन से, तन से, मन से, तमाम बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग, हर तरह के लोग जो है आने शुरू कर दिए हमारे लिए। लेकिन देखिए यही होता है जब कोई चीज़ कभी कभी किस्मत में नहीं होती है तो हट जाता है। और बहुत बड़ा झटका वो मेरे जीवन का था कि पूरी तैयारी स्मूथ चल रही है और एक सिटिंग एमएलए थे महंत दुबे जी, उनका टिकट आसानी से कटना संभव नहीं था क्योंकि कोई कह नहीं रहा था कि हमें टिकट मिल सकता है। सब लोग यही कहते थे सिटिंग एमएलए टिकट नहीं कटेगा, देख लीजिएगा। आखिरी में उनका टिकट कटा, हमारी तरफ से तमाम मिठाइयाँ भी बटी क्योंकि मैं प्रमुख दावेदार में मैं सबसे ऊपर था और कंफर्म हो गया था दिल्ली में कि मैं पा गया हूँ टिकट। और गडकरी जी के वहाँ उस टाइम जो भी उनके स्टाफ के लोग थे, डांगे सैले, सबको मैंने मिठाई खिलाई कि हो गया। लेकिन जानते हैं झटका क्या लगा? अचानक जो है दिल्ली से फ़ोन आता है मुझे, हमारे भैया का, पंकज चौधरी जी का ही, कहते हैं कि दिल्ली आ जाओ। कहाँ हो? तो मैं बताया कि यहीं हूँ, था नहीं दिल्ली में लेकिन उनको बोल दिया कि दिल्ली में ही हूँ। सुबह बुलाए थे तो सुबह पहुंच गया, सुबह पहुंच गया। हमें ये लगा कि दिल्ली बुलाने में कुछ अच्छा होगा तो मैं क्यों बताऊं अभी गोरखपुर में हूँ। तो मैंने कहा भैया दिल्ली में ही हूँ। तो बोले ठीक है, सवेरे मिलना 9-10 बजे यूपी भवन में। यूपी भवन में जब मैं गया तो माननीय रमापति त्रिपाठी जी थे, हमारे भैया माननीय पंकज चौधरी जी थे और उन्होंने मुझे कन्विंस करना, समझाना शुरू किया कि कुएं की काई पहले साफ़ की जाती है। काई साफ करने के लिए किसी न किसी मजबूत अस्त्र की ज़रूरत है। तो मुझे जो है चूंकि पार्टी ने कहा है हम लोगों को कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना है, तो हमें जो है अब सिसवा से ही चुनाव लड़ना है। तो यकीन मानिए कि चूंकि मैं उतना परिपक्व राजनेता तो उस टाइप का था नहीं, जितना जेब में पैसा वैसा था, जितना दुबई से मंगाया था, जितना यहाँ बैंक में था, सब इसलिए खर्चा कर दिया था कि जैसे टिकट मुझे मिलता, तमाम हमारे मित्रों ने, दुबई के मित्रों ने, यहाँ के मित्रों ने बोला था कि उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत चुनाव लड़ाऊंगा। अब तमाम गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी हमने बुक कर लिया था इनडायरेक्टली पर्चा दाखिला के लिए अवनीश भाई। तो क्या था कि मैं जैसे ही सुना कि मेरा टिकट काट दिया इन्होंने और ये हमारे माननीय डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, तो मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाया। फिर गाड़ी में बैठा अपने, तब तक तो माननीय डॉक्टर साहब ने हमको आदेश दिया था कि आप जो है मिठौरा में आप ही के घर से इस हमारे चुनाव की शुरुआत होगी। तो हम कहे कि सर हम तो इतना जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे मिठौरा, लेकिन आपका कार्यक्रम हमारे घर से होगा, सब लोग भाई वही हैं हमारे। हुआ, हमारे घर से ही शुरुआत हुआ, जुलूस वहीं से निकला। और मैं नहीं, वहां से मैं दिल इतना टूटा, नफरत हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, टूटा। और मैं वहां से चला गया योगी जी के पास। जब योगी जी के पास गया तो सांसद थे उस टाइम योगी जी, माननीय योगी जी ने जो है जब गए तो देखे कुछ और दिल जले वहां बैठे हुए हैं जिनको इस चुनाव में शहीद, जिनका टिकट कटा था। उनमें दयाशंकर सिंह थे बलिया वाले, उनमें जो है संतोष सिंह थे जो लखनऊ के छात्र राजनीति से, वो भी आगे आए थे, एमएलसी बने अभी वो। उनके माननीय कलराज जी वहाँ से चुनाव लड़े थे। ये वो लोग, सब लोग वहाँ बैठे थे। तो जैसे माननीय योगी जी ने देखा, कहा तुम भी शहीद हो गए। तो हमको बताया भी कि मतलब जो है इसके कारण और वजह हमको पहले से लग रहा था, लेकिन अब तुम समझ नहीं पाओगे अभी इन चीज़ों को। तो बताया होता है। फिर एनीवे हम उनसे आशीर्वाद लिए, अब फिर सीधे चले गए गांव। और गांव जाने के बाद मैं माननीय डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी के लिए तन मन धन अपनी गाड़ी की व्यवस्था से वहाँ जुड़ गया
और जहां भी ये चुनाव प्रचार में जब तक चुनाव खत्म नहीं हो गया तब तक मैं उस धरती पे बना रहा। जरा गोविंदा वाला एपिसोड पूरा कर दीजिए। बॉलीवुड, हाँ जल्दी नहीं, सिर्फ अभी गोविंदा की बात करेंगे। ये अमर सिंह वाला वाकया आपके साथ गोविंदा वाला के साथ भी हुआ? गोविंदा से भी मिलने में पहले बहुत मुश्किल आई थी, आपको मिलने नहीं दे रहे थे लोग? हाँ, गोविंदा का मैं जो है इतना बड़ा फैन था बचपन से कि वो कौन सी फिल्म थी जिसका गाना था मैं से मीना शेर शाकी से, इस गाने में जब खुदगर्ज जितने कपड़े उसने पीला और लाल नीला पहने थे, बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि डाई हार्ट फैन था गोविंदा का, सारी फिल्में देखना। अचानक क्या होता है कि मैं घर से जो है ना चावल वावल चोरी करके, पैसे चोरी करके, चावल चोरी करके नेपाल जाके कपड़ा लाया और वो सारे तरह के कपड़े जब बनवाए, गोविंदा की तरह कपड़े पहनने के लिए पिक्चर देखने गए और सब लोग बोलते थे उस टाइम कि आप तो बिल्कुल गोविंदा जी की तरह लग रहे हैं। बड़ा खुश होता था मैं, लेकिन घर में बड़ी मार पड़ी थी क्योंकि जैसे कपड़े वपड़े बनवाए पता चल गया कि कहाँ से कैसे हुआ है, तो मार और पड़ी थी। चोरी करके कपड़े, दही चावल ये सब चोरी करके, ऐसे चाहिए था ना इसलिए। अब इसके बाद जो है मैं जो है वहाँ दिल्ली मुंबई में जब जो है एक टारगेट था कि मैं उनके परिवार का मेंबर बनूंगा, उस क्योंकि वहाँ भी मिलवाने वाले मुझे वही हर्ट किए। जब भी कोई गोविंदा जी की बात होती थी तो कोई मिलवा नहीं पाता था वैसे, अच्छा आज गोविंदा जी उस कार्यक्रम में आने वाले हैं, आज गोविंदा जी उस कार्यक्रम में आने वाले, तो मैं जो है वहाँ पे उनकी जो फैमिली मेंबर का हैं लोग, उनके साथ कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप हुआ कि गोविंदा जी के, यकीन मानिए मैं उनके घर में रहा और गोविंदा जी ये बोलते हैं सार्वजनिक तौर पे कि प्रमोद तो मेरा भाई है। पिछली बार मीडिया में जब उन्होंने मेरे बारे में बातचीत कर रहे थे, इत्तेफाक से ये थे, तो उन्होंने ये बताया ये तो घर का हमारा भाई है, ये तो हमारे घर में रहा है, घर की तरह है। यकीन मानिए कि उस दिन लगा कि वाह, जो सोचते हैं वो होता है जीवन में। इस चीज परिकल्पना को हमने जो उस दिन दृढ़ संकल्प में मान लिया कि जो सोचेंगे वही होगा। मैंने गोविंदा जी के लिए सोचा, गोविंदा जी मिले, अमर सिंह के लिए सोचा, अमर सिंह मिले, तमाम छोटी छोटी खुशियां। कसक रहेगी विधानसभा जाना नहीं, अब है। हम गांव में चाहते थे कि महल जैसा घर बने और महल जैसा घर भी मैंने बना लिया अपनी ताकत, अपनी मेहनत से, जबकि मेरी मदर को विश्वास नहीं था, कहती थी पूरा घरवा नहीं टूटी, उतने टूटी जना बन जा फिर दूसर का टूटी, तो वो थोड़े थोड़े तोड़वाती थी, लेकिन हमको विश्वास था कि हम पूरा एक साथ बनाएंगे। कि मैं आगे का जीवन जिस समाज में पैदा हुआ हूं, जिस देश में पैदा हुआ हूं, मैं इसके लिए अब देने जा रहा हूं। मेरा अपना जैसा कोई चीज नहीं है। मैं वो सब चीजें जो है त्याग और तपस्या करने के लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए तैयार हूं, जहां प्रमोद गुप्ता की जरूरत है। और प्रमोद गुप्ता आने वाले दिनों में पूरी तरह से देश के लिए और समाज के लिए काम करते दिखाई देंगे। इसके अलावा कोई दूसरा सपना और सोच नहीं है। अब अखंड भाई भी दो लाइन आप प्रमोद जी के बारे में। इनके बारे में क्या बोलना, इनके बारे में क्या बोलना, सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, मेहनती है, रिश्ते को समझने वाले हैं, रिश्ते को निभाने वाले हैं। और जब से हमारा रिश्ता इनका बना तब से आज तक कंटिन्यूटी बनी है। और एक बड़े भाई की हैसियत से इन्होंने हमेशा मान सम्मान दिया है, प्यार दिया है। हम लोग भी अपना प्यार देते रहते हैं। बड़ा भाई कर रहे हैं, हालांकि इस पर आपत्ति इनको है कि हमको सोशल मीडिया पर बड़ा भाई मत लिखिए, तो मैं छोटा भाई लिखता हूँ। तो ये क्लियर कर दे रहा हूँ ब्लॉग से, है बड़े लेकिन मैं छोटा भाई लिखता हूँ। अच्छा, इन दोनों से मेरी भी पुरानी बहुत दोस्ती है। कोशिश करेंगे अगली बार जब हम इनके साथ बैठे चर्चा करें तो अमर सिंह के बारे में बात करें, और बॉलीवुड की। अमर सिंह को मैं भी खूब जानता हूँ, खूब कवर किया है, खूब उनके खिलाफ खबरें चलाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सम्मान दिया, एक्सक्लूसिव खबरें बहुत दी, इन्फॉर्मेशन बहुत दी, और जिन पर बहुत दिनों तक हम लोग लाइव शोज करते रहे, बहुत दिनों तक हिट रिपोर्टर्स की तरह जो है एस्टैब्लिश हुए लखनऊ शहर में। तो उसमें एक उनका भी योगदान, उनके इनपुट्स का योगदान रहता था। राजनीति के कवरेज की बहुत सारी समझ भी उनकी तरफ से मिली थी। ये दोनों चूंकि उनके बहुत करीब रहे, लिहाजा अब जब बात करेंगे अगली बार तो उनके बारे में, उनके उस परिवार के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कभी अमर सिंह के पीछे पीछे घूमते थे, ये चाहते थे कि अमर सिंह उनको एक फ़ोन कर लें, उनका एक फ़ोन रिसीव कर लें। आज वो सब भूल चुके हैं उनके परिवार को, वो भी बात करें। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए ब्रेकिंग ट्यूब और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो। धन्यवाद।